हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बल से संबंधित प्रश्नों की चर्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, जो सीआईटीएस व आईटीआई दोनों प्रशिक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इससे पहले की वीडियो में भी हमने बल के बारे में चर्चा की है। जिन लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य देखें। जो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे वो निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ सकेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। चलिए अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस काज एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ। तो फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस घर्षण के कारण या प्रतिरोध के कारण जो ऊर्जा में क्षय होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो वो उष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है, थर्मल एनर्जी के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपका क्या एग्जाम हो जाएगा? थर्मल एनर्जी। आगे की चीज हम बात करते हैं। पुल आर पुश मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज टर्म्ड एज। पुल आर पुश, पुल का मतलब आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या क्या होता है? कैसा फोर्स होता है? आवेश के बीच में होता है ना, तो आवेश के बीच में, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच में पुल या पुश का जो फोर्स होता है प्लस क्यू है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रिकल फोर्स कहलाता है। किसको कहलाता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स मीन क्या? पुल आर पुश मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोजेज मोशन ऑफ फ्लड्स इज टर्म्स एज। तो अगर हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव में गति का विरोध करते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्कासस फोर्स या श्यान बल। क्या बोलते हैं? श्यान बल। जिसके कारण से क्या होती है? वस्तु द्रव्य में क्या होती है? गति का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो उस बल को क्या बोलते हैं हम? श्यान बल, विस्कासस फोर्स। देन वेलोसिटी इज। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर बात किया जाए स्पीड की, तो स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर और टाइम का मात्रक सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। वेलोसिटी की अगर बीमा की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की बीमा एल और टाइम की अपॉन टी, यहाँ से बीमा क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बॉक्स ऑफ कैंडल्स वेज 40 न्यूटन इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास ऑफ दिस बॉक्स इक्वल्स टू। आपको पता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है? एम इंटू ए। ए इक्वल्स टू क्या होता है? एफ बाई एम। यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी है? 40 न्यूटन मीन्स 40 बाई, सॉरी यहाँ से m फाइंड आउट करना है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? f बाई ए। f की वैल्यू कितनी? 40 न्यूटन और a की वैल्यू कितनी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 वन जा 10, 10 फोर जा 40। यहाँ से m इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 4 किलोग्राम। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु के भार के कारण क्या हो जाती है? उस पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से समझें कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है या भार क्या है। भार को अगर हम बात करें तो वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वस्तु का भार। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है? किससे संबंधित है? वेट से संबंधित है। ठीक है, वेट। ठीक है, अगर हम द्रव्यमान और भार में अंतर की बात यहां पर कर लें तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्या होता है कि किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। बट वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे हम वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ठीक है, भार क्या होता है? भार जो होता है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। W बराबर क्या होता है? mg। ठीक है, तो भार जो है द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। और आप लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है?
परिवर्ती होता है, समय स्थान के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। तो इस वजह से भार का भी क्या हो जाता है, मान परिवर्ती है, परिवर्तनीय है। बट मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि किसी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मास क्या है आपका, परिवर्तनीय नहीं है। बट भार क्या है, परिवर्तनीय है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वेट। नेक्स्ट बात करते हैं, ए बस ऑफ 2000 किलोग्राम एक्सेलरेट्स फ्रॉम 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 10 सेकंड्स। तो त्वरण करती है, त्वरित होती है कितने मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात कर दें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 40/10, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दर, तो 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना हुआ आपका 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, यानी एक्सीलरेशन आपका कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स की बात कर लेते हैं, तो F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। एम कितना दिया है आपको, 2000 इंटू 4 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 8000 न्यूटन। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो आपको मैं बता चुका हूं कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी क्या है आपकी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। बट वेलोसिटी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये अब स्पीड कैसी हो गई आपकी अदिश राशि, और वेलोसिटी आपकी कैसी हो गई, सदिश राशि। ओके, चलिए, विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन मोशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, नो। आपका चेंज ऑफ पोजीशन एंड पासेज ऑफ टाइम, टाइम एंड मोमेंटम, स्पीड एंड पासेज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ पोजीशन एंड पासेज ऑफ टाइम, ये क्या करता है, डिफाइन मोशन। ठीक है, किसी बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो न्यूटन एंड डाइन दोनों किसके मात्रक हैं, बल के मात्रक है। किसके मात्रक है, फोर्स के मात्रक है। न्यूटन किस पद्धति में है आपका, एमकेएस यूनिट में है। ठीक है, डाइन आपका किस में है, आपका सीजीएस यूनिट में है। ठीक है, तो न्यूटन एसआई यूनिट्स, एमकेएस यूनिट। ठीक है, ये सही ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, रिलेशन, बोथ आर सेम यूनिट, डाइन सीजीएस सिस्टम यूनिट, बोथ आर फोर्स यूनिट। तो अगर सिमिलरिटी की बात करें तो बोथ आर क्या है, फोर्स यूनिट है। आपका न्यूटन भी फोर्स यूनिट है और डाइन भी आपका क्या है, फोर्स यूनिट है। आपको याद होना चाहिए कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन। ठीक है, आपको याद रखना है। Then the term inertia means which of the following, the tendency of an object to maintain its mass, remains in rest or motion, remains in motion, stop the motion of other object। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इनर्सिया के कारण, जड़त्व के कारण क्या होता है, इनर्सिया मीन्स होता है जड़त्व। जड़त्व के कारण कोई वस्तु अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यदि वह गति की अवस्था में होती है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, यदि विराम की अवस्था में होती है तो विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इफ द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड, द ऑब्जेक्ट विल, ठीक है, तो रिमेन्स एट रेस्ट इफ इनिशियली एट रेस्ट। हाँ, ओके, अगर वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में है तो क्या रहेगी, विराम ही रहेगी। ठीक है, कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इफ इनिशियली मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, और यदि वस्तु क्या है, किसी स्ट्रेट लाइन में क्या है, गतिमान है, तो वो उसी दिशा में क्या रहेगी, गतिमान रहेगी। क्यों, कब, जब बल क्या है, संतुलित है। और जब बल संतुलित होते हैं तो उस अवस्था में परिणामी बल का मान कितना होता है, शून्य होता है। संतुलन की अवस्था में बल के परिणामी बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सीलरेशन एंड मास, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, आपको क्या पता है, एम ए। तो यहाँ पर एम और ए कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, क्या है, तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यहाँ से हमें पता लगता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, नो।
गलत है। डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये भी रॉन्ग है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब बात करते हैं व्हाट इज द काज ऑफ चेंज इन मोशन और चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो किस कारण से होता है मोशन में चेंज या स्टेट ऑफ मोशन में किस कारण से चेंज होता है? तो बल के कारण। जब तक किसी कोई बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं किया जाएगा तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फोर्स। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स इज नोन एज। ठीक है, तो यहां से आप लोग को पता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर क्या लिखा? द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर किसी एरिया पर फोर्स एक्टिंग कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की अगर हम क्या कहते हैं सूत्र उसकी बात कर लें, विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा? फोर्स का विमीय सूत्र आप लोगों ने क्या पढ़ा? एम एल टी माइनस टू। और ए का एरिया इक्वल एरिया है तो एरिया का क्या होता है? एल की पावर टू। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो आपको विमीय सूत्र ज्यादा से ज्यादा राशियों के पढ़ के जाना है, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देन अगर हम प्रेशर की यूनिट की बात कर लें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ थ्री फोर्सेज 30 किलोग्राम, 35 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम एक्स ऑन द सेम टाइम फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु क्या होते हैं? सेम दिशा में क्या है? अगर लग रहे हैं और एक ही सीधी रेखा में लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए 30 किलोग्राम का फोर्स लग रहा है, फिर उसी दिशा में आपका कितने लग रहा है? 50 किलोग्राम का लग रहा है। ठीक है, उसी दिशा में आपका कितना लग रहा है? 35 किलोग्राम का भी लग रहा है। तो इस स्थिति में जो परिणामी बल का मान होता है वो क्या होता है? हम इन चीजों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से 30, 35 एंड 55 ऐड करिए तो 5 5 10, 5 3 8, 8 3 11, 1 12, यानी कितना हो जाएगा? 120 किलोग्राम। ठीक है, तो बलों का परिणामी बल निकालना हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ए मैन पुल्स ए कार ऑफ मास 150 किलोग्राम एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 किलोग्राम। और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से F की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? F इक्वल्स टू M इंटू ए मीन्स आपका हो जाएगा 150 इंटू 4 मीन्स आपका आ जाएगा 600। ठीक है, किलोग्राम, 600 सॉरी किलोग्राम में 600 न्यूटन, क्योंकि तो यहां से कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। ओके, ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ ए स्पैनर हुज इफेक्टिव लेंथ इज 19.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द टार्क। ये मान लीजिए कोई स्पैनर है, इस स्पैनर पर 25 न्यूटन का क्या किया गया है? फोर्स अप्लाई किया गया है, बट इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है? इसकी इफेक्टिव लेंथ आपको दी गई है 19.5 सेंटीमीटर। तो फोर्स की वैल्यू आपको 25 न्यूटन दे रखी है और डी की वैल्यू आपको 19.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर क्या होता है? बल आघूर्ण होता है, और बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? टाउ टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। बल आघूर्ण होता क्या है? कि दो समान और विपरीत समांतर बलों में से एक बल और युग्म भुजा का गुणनफल क्या होता है? बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो युग्म दक्षिणावर्त उसको घुमा सकता है या वामावर्त भी घुमा सकता है। या पिंड में कैसी गति उत्पन्न करेगा? घूर्णन गति उत्पन्न करेगा। अब हम बात करते हैं, निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 25 इंटू कितना हो जाएगा? डी, डी की वैल्यू 19.5, इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 बचा, और उसके बाद 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 3, 4 7 जा 4, 19.5 सेंटीमीटर दिया गया है ना। 25 4 जा 100, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ रहा है आपका? तो 19.5 आपका हो गया अपॉन 4। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 3 बचा, 4 7 जा 8, 28, फिर आपका कितना बचा? 2, 4 5 जा 20, 4.75 न्यूटन आना चाहिए। तो 4.875 न्यूटन आपको
दिया गया है 4.875 न्यूटन। तो यहाँ से आप 4.75 न्यूटन इसको कर सकते हैं, न्यूटन मीटर इक्वल टू एफ इंटू डी 25 इंटू 19.5 सेंटीमीटर अपान मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100 और यहाँ से 4 4 जा 16। ठीक है, 4.75 न्यूटन आपका आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके सर, यहाँ से गलत हो गया आपका। यहाँ देखिए काटने में गलत हो रहा है, कभी कभी गलती हो जाती है तो गलतियां ही हो जाती है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 बचा ना आपका, तो यहाँ से 4.48 जा 32, फिर आपका कितना बचा, ये 5 भी तो है ना ऑलरेडी, ये फिर उसके बाद 3, तो 4 7 जा 28 और फिर 4 5 जा 20, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 4.875 न्यूटन मीटर। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A body 10 किलोग्राम strikes a wall with the velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। यहाँ पर m की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, और v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो यहाँ से आपका P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 मीन्स आपका हो जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, 80 किलोग्राम फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल मेक्स ए 30 डिग्री एंगल, फाइंड इट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो मान लीजिए ये कोई फोर्स है जो कितने उस पे लग रहा है, मान लीजिए थीटा डिग्री पे लग रहा है, ये कोई फोर्स है आपका, ठीक है, ये फोर्स है, इसकी एफ है, तो ये किस पे लग रहा है, ये आपका थीटा डिग्री पे लग रहा है, ये थीटा डिग्री पर लग रहा है। तो यहाँ पर इसका हम वेक्टर निकाल, क्या कहते हैं, कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इसके इस कंपोनेंट को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर, उसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। यानी क्षैतिज घटक, इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज घटक। और इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक। वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक। अब बताइए वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर घटक का हम लोगों ने मान क्या प्रूव किया था कि एफ कास थीटा, इसका क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है एफ साइन थीटा। क्या हो जाता है, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 किलोग्राम दे रखा है एफ की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। आपको क्या बोला गया है, हार्जेंटल कंपोनेंट निकालने के लिए। तो हार्जेंटल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, हार्जेंटल कंपोनेंट क्या होता है, हार्जेंटल कंपोनेंट आपको होता है एफ कास थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80, और इंटू कास थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, कास 30। कास 30 जब वैल्यू पुट करेंगे तो 80 इंटू रूट 3/2 मीन्स आपका 40 रूट 3 आएगा, 40 रूट 3। ठीक है, तो 40 इंटू कितना 1.732। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा 69.280 किलोग्राम। ओके, ये आपका आ गया हार्जेंटल कंपोनेंट। अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा मीन्स 80 इंटू साइन 30। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो 80 इंटू 1/2 मीन्स आपका 40, कितना हो जाएगा आपका 40 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। इस तरीके से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो 80 किलोग्राम का वर्टिकल कंपोनेंट आपका कितना आया, 40 किलोग्राम, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कितना आया 69.280 किलोग्राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना 69.280, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आपका 40 किलोग्राम। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 गिव रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन इफ देयर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बी 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच अदर। तो आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम जानते हैं ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। इसमें क्या बोला गया है कि यदि मान लीजिए ये कोई फोर्स आपका क्या है, क्यू फोर्स है, आपका क्या है, ये आपका कोई पी फोर्स है। ठीक है,
तो ये आपका P फोर्स है। तो अगर ये एक समांतर, इसको हम आगे बढ़ा के क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दें तो इस पॉइंट को हम क्या देते हैं, पॉइंट O। ये पॉइंट हमारा मान लीजिए A हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, B हो गया, और हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, C मान लिया। तो एक समांतर चतुर्भुज का क्या निर्माण करते हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण खींचा जाएगा वही क्या होगा, इन दोनों बलों का क्या होगा, परिणामी होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स। अब इस रिजल्टेंट फोर्स की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आती है, R इक्वल टू रूट स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा। क्या आती है, 2pq कास थीटा। इनके बीचों के बलों के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। अब मान लीजिए यहां पर क्या दिया गया, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। तो मान लीजिए फर्स्ट फोर्स आपका हमने मान लिया 3x और सेकंड फोर्स आपका हमने कितना मान लिया, 5x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसमें, एक बार रफ करके फिर से करते हैं, अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा, प्लस 2pq कास थीटा। यहां से R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा। ओके, आर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 35। तो यहां से हो जाएगा 35 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आपने कितना मान लिया, 3x, और क्यू स्क्वायर कितना मान लिया आपने, 5x। तो यहां से हो जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस 5x होल स्क्वायर प्लस आपका 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कास 60, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिया गया, 60 डिग्री। ठीक है, यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 35 इंटू 35, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, और प्लस आपका हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15x स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ लो सबको, तो आपका कितना 49x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 इंटू 35। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो 35 टू 35 अपॉन 49। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 7 5 जा 35। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो आपका फोर्स पहला फोर्स कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू 5 मीन्स 15 न्यूटन, और दूसरा आपका कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 मीन्स 25 न्यूटन। मीन्स आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा ऑफ टू इक्वल्स एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस कॉल्ड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। आर्म ऑफ कपल की बात कर लें तो दो समान और विपरीत समांतर बलों की कार्य रेखाओं के मध्य, ठीक है, ये दो समांतर बल हैं। ठीक है, दो समांतर बल क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो इनके कार्य बलों, जो ये इनके बलों के बीच क्रिया रेखा है, ठीक है, तो इस क्रिया रेखाओं के जो लंबवत दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कपल आर्म बोलते हैं, या आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ें, दो समान और विपरीत समांतर बलों की कार्यकारी रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल या युग्म भुजा के नाम से जाना जाता है। वेक्टर डायग्राम इंडिकेट्स, तो वेक्टर डायग्राम क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर स्पेस डायग्राम की बात करें तो स्पेस डायग्राम क्या इंडिकेट करता है, द लाइन ऑफ एक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द लाइन ऑफ एक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्पेस डायग्राम। बट वेक्टर डायग्राम क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन आफ्टर ए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ए बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी उसमें क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए और उसके बाद वो पुनः अपनी अवस्था को न प्राप्त कर सके तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम के बारे में बात की जाए तो तीन प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है स्टेबल, दूसरा आपका होता है अनस्टेबल, और तीसरा आपका होता है न्यूट्रल। ठीक है, स्टेबल में क्या किया जाए, स्टेबल में अगर बात किया जाए तो अगर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, अगर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो बट क्या होते अपनी
पुनः अपनी अवस्था को क्या कर लेती, ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर लेती, तो ये बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर डिस्प्लेसमेंट हो बट ओरिजिनल पोजीशन को नहीं रिगेन कर पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर ऑब्जेक्ट में स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो तो ये अपनी पहले की स्थिति तो नहीं प्राप्त कर पाता है, लेकिन जो उसकी नई स्थिति आती है वो पुरानी स्थिति के जैसे ही क्या होती है, उसी स्थिति में आपका वो ऑब्जेक्ट दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो 3 प्रकार की होती है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। देन दोस्तों, तो ये था हमारा फोर्स का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम फ्रिक्शन टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें फ्रिक्शन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कवर किया जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हम अगले वीडियो में आपके लिए फ्रिक्शन तथा मशीन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जिससे आप एग्जाम के लिए तैयार हो सकें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।